नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं आपके सामने, विवाह ना होने के योग। विवाह एक ऐसा लड्डू है जो खाकर पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। ऐसी कहावत है हमारे देश में कि लड्डू जो ये खा लेता है वो भी पछताता है और नहीं खाता है वो भी पछताता है। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका विवाह नहीं होता उनके चाहने के बावजूद भी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विवाह करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे क्या योग होते हैं लोगों की कुंडली में जो विवाह नहीं होने देते हैं। तो आज हम उन्हीं योगों के बारे में बात करेंगे और आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूंगा कि विवाह ना होने के क्या क्या योग होते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ रूल लिखे हुए हैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो विवाह का कारक देखना है हमें। रूल तो हम बाद में बात करेंगे। विवाह का कारक हम सबको पता है, शुक्र होता है। अगर शुक्र पीड़ित होता है तो वो मैरिज को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। मतलब शुक्र खराब हुआ, पीड़ित हुआ किसी भी तरीके से, तो शादी में विघ्न आने हैं। शादी अच्छी नहीं चलनी, शादी में जो भी हो, मतलब एक मैरिज अच्छी तरीके से ना चल पाने के लिए शुक्र जरूर पीड़ित आपको मिलेगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है जिनका शुक्र पीड़ित होता है उनकी शादी नहीं होती है। शादी उनकी भी होती है, अच्छी चलती है नहीं चलती है वो दूसरी बातें हैं। तो कारक हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा होता है भाव, भावेश और कारक। कोई भी चीज़ कुंडली का एनालिसिस करते समय इन तीन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। भाव हमारा 7 सबसे पहले प्राइमरी हाउस होता है, सेकेंडरी सेकंड हाउस होता है और थर्ड वाला होता है 12th हाउस। इनके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है कि 12th हाउस को क्यों लेते हैं। वो बैड प्लेजर्स, शादी के बाद आपके जो बैड प्लेजर्स होते हैं उसका हाउस होता है। तो किसी की शादी हो भी सकती है, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में बैड प्लेजर्स ना हो। प्राइमरी भाव हुआ 7, सेकंड हुआ सेकंड और थर्ड होता है 12th हाउस। तो भावेश, जो जिस भाव को हम देख रहे हैं 7 या सेकंड या 12th, उसका स्वामी राशि, उसमें जो राशि है उसका स्वामी और शुक्र, इन तीनों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। वो तीन आप देखिएगा इन सारे फॉर्मूलाज के अंदर ज़रूर आएंगे। भाव भी आएगा, भावेश भी आएगा, शुक्र भी आएगा, फिर पाप ग्रह भी आएंगे। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के ऊपर पाप ग्रह का अगर प्रभाव है, तो ये चार चीज़ें आपको इन सारे फॉर्मूलाज के अंदर मिलेंगी। लेकिन वो बनते कैसे हैं योग, ये देखते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है सूर्य व चंद्र पर शनि का प्रभाव। सूर्य और चंद्र पर शनि का प्रभाव। शनि क्या करते हैं? शनि हमारे एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। शनि जो है स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। हर काम में देरी, हर काम में देरी। शनि कहीं बैठते हैं या किसी को इम्पैक्ट करते हैं, वहाँ पर उस चीज़ में देरी करते हैं क्योंकि वो मेहनत करवाते हैं। शनि खराब नहीं होते। देरी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शनि जो है खराब ग्रह है, लेकिन शनि का नेचर है कि वह हर चीज़ को धीमे धीमे देते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा 2.25 दिन रहता है और शनि 2.5 साल रहता है एक राशि के अंदर। इतना डिफरेंस है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जहाँ शनि का इम्पैक्ट आया वहाँ पे वो उस चीज़ को डिले करता है, लेकिन देता ज़रूर है, मेहनत करवा के देता है, बुराई नहीं है उसके अंदर। तो शनि का प्रभाव सूर्य और चंद्रमा पर आया तो आपकी शादी जो है ना होने के योग, क्योंकि उसने विलंब कर दिया। इतना विलंब कर दें कि होता है हो ही ना। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अगले रूल पर बढ़ूं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको हो सकता है किसी की शादी, किसी की कुंडली में ये योग मिले और आप बोलेंगे उसकी तो शादी हुई है और आपने बताया है कि इस शादी नहीं होगी जब तक की। ये सारे रूल्स जो हैं ये सब हमारे क्लासिक्स के रूल हैं, लेकिन इनको एज इट इज़ लगा देना आज की तारीख में बुद्धिमत्ता नहीं है। आज की तारीख में आप इसे मोल्ड करके लगाएंगे और देखेंगे क्या उसकी शादी ना के बराबर है। अगर हुई भी है तो क्या नाम की शादी है, एक वो भी आ सकता है पहलू। 90% मैं बोलूँगा 80 to 90% शादी नहीं होगी जब तक की। लेकिन जो एक्सेप्शंस मिलेंगे, ज्योतिष में हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन जो मिलेंगे वो रीज़न क्या होगा, शादी ना के बराबर होगी, नाम मात्र की होगी। ऐसी शादियाँ भी होती हैं। फिर वो शादी क्या, यानी कि वो ना शादी होने के बराबर ही है। तो वो दो चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी होती है हमेशा। एक अच्छा ज्योतिष जो है
क्लासिक्स के रूल को आज की तरीके से अप्लाई करता है। आप ब्लाइंडली अप्लाई कर देंगे तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 2, शनि व चंद्रमा की युति। मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ, शनि जहाँ पर आएंगे डिले करेंगे, शनि और चंद्रमा। तो शनि और चंद्रमा की युति जहाँ पर आएगी इसे विषय योग भी बोलते हैं। तो ये क्या है, वैराग्य पैदा करता है इंसान के अंदर। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में यही योग था, शनि और चंद्रमा उनके 10th हाउस में बैठे हुए थे। क्या उन्होंने शादी करी थी? नहीं करी थी। ये वैराग्य की ओर ले जाएगा आपको, शादी करने ही नहीं देगा। ये योग होता है, ये दूसरा योग है। तो पहला हमने बात करी सूर्य और चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो। प्रभाव हम क्या बोलते हैं, 3 तरीके से होता है, युति में हो, दृष्टि हो, या स्थान परिवर्तन हो, या चौथा होता है नक्षत्र से। वो थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन होता वो भी है कि उसके स्वामी के नक्षत्र में बैठ जाएगी रह जाकर। वो पढ़ा। दूसरा पढ़ा हमने शनि और चंद्रमा की युति, जो कि वैराग्य की ओर हमें लेकर जाती है। आप धर्म, पूजा पाठ, ज्ञान, रिसर्च, इन सब में चले जाएंगे, वैराग्य में ले जाएंगे। शनि आपको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। तीसरा क्या है, 7th हाउस में, 7th हाउस में बुध बैठा हो 12th लॉर्ड और 6th लॉर्ड के साथ। 12th लॉर्ड कौन है? गुरु है। और 6th लॉर्ड कौन है? बुध। बुध तो खुद है, लेट्स से गुरु। ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। गुरु वैसे तो हजारों दोष कर देते हैं, लेकिन मैंने मेष लग्नि कुंडली बनाई थी तो गुरु ही आ गए। अब वो इग्नोर कर दीजिए कि गुरु जो है बहुत सारी चीज़ों को काट देते हैं। हमें अभी फिलहाल फोकस करना है शादी ना होने के योग। और कोई इंसिडेंटली गुरु आ गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्रह हो सकता था। तो अगर 12th लॉर्ड बुध के साथ 7th हाउस में बैठ जाए, यही बोल रहा हूँ मैं, 7th हाउस में बुध, 12th लॉर्ड और 6th लॉर्ड। 6th लॉर्ड तो बुध खुद ही बन गया क्योंकि मेष लग्नि कुंडली थी। बैठे हो तो शादी नहीं होती। रीजन बीइंग बुध जो है नपुंसक ग्रह है, नंबर 1। नंबर 2, 12th लॉर्ड कौन है? 12th मैंने अभी क्या बताया वीडियो शुरू होने, बैड प्लेजर्स। आपके शादी के बाद जो आप वैवाहिक जीवन जीते हैं, बैड प्लेजर्स बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो 12th हाउस से देखा जाता है, जिसमें आपके संतान उत्पत्ति होती है। तो वो बैड प्लेजर्स जो है 12th हाउस से देखते हैं। 12th का लॉर्ड और 6th का लॉर्ड, 12th और 6th दोनों। 6th हाउस बीमारी, रोग, है ना। तो 6th और 8th और 12th को अच्छा तो मानते नहीं है हम लोग। इसका लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस में बैठ जाए तो कहते हैं विवाह नहीं होता। वो इंसान का जो है विवाह की तरफ जो है एक वो इंटरेस्ट होता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे शुक्र एवं मंगल। शुक्र और मंगल, बार बार शुक्र की बात आएगी, बार बार पाप ग्रहों की बात आएगी, बार बार शनि की बात आएगी, 7th हाउस, 7th लॉर्ड, इन सब की बात आएगी। शुक्र मेरा शादी का कारक है और मंगल, ये दोनों 7th लॉर्ड के साथ 6th हाउस और 7th हाउस में या 7th हाउस में बैठ जाए। यहाँ पर आएगा या। शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये देखिए, शुक्र और मंगल 7th लॉर्ड के साथ। 7th लॉर्ड कौन है? यहाँ पर मेष लग्नि कुंडली है तो शुक्र खुद ही है। 6th हाउस में या 7th हाउस में बैठ जाएं। यहाँ पर हो सकते थे और यहाँ पर हो सकते थे। यहाँ पर बैठ जाएंगे तो शादी ना होने के योग बनते हैं। सूर्य या शनि का 7th हाउस या 7th लॉर्ड पर प्रभाव हो, सूर्य या शनि एक साथ के एक्सिस पर हो। तो सूर्य या शनि का 7th हाउस, सूर्य यहाँ पर आ जाए मेरा और शनि यहाँ पर आ जाए, इसे क्या बोलते हैं? एक साथ एक्सिस। लग्न मेरा पहला भाव, शनि मेरा 7 पे, एक साथ एक्सिस पर हो, यानी लग्न को और 7th हाउस को वो प्रभावित कर रहे हो तो शादी में विलंब होता है। रीजन बीइंग सूर्य की दृष्टि पड़ रही है जो कि एक विच्छेदक ग्रह है और शनि शादी में डिले कराता है। तो सूर्य और शनि का जब एक साथ के एक्सेस पे होता है तो शादी ट्रबल्ड मैरिज हो सकती है, शादी ना हो ऐसा हो सकता है, शादी हो गई है तो नाम मात्र की हो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको तीनों पॉसिबिलिटीज देखनी है। शुक्र बंजर राशियों में हो, अब बंजर राशियां कौन कौन सी होती है हमारी? मिथुन होती है, सिंह होती है, कन्या। शुक्र क्या है? मेरा शादी का कारक। कोई भी चीज़, बंजर ज़मीन, क्या वहाँ पर कोई प्रोडक्टिविटी होती है? कोई पौधा निकल सकता है? कुछ हो सकता है? कुछ नहीं उगता है, इसलिए बंजर बोलते हैं उसको, नॉन प्रोडक्टिव। तो बंजर राशियों में अगर शुक्र आ जाए, यानी कि शुक्र आपका शादी का कारक पीड़ित हो गया, तो आपकी शादी में डिले होगा।
लग्न में ग्रहों के बीच ग्रह युद्ध हो, मेरे लग्न में सूर्य हो, कुछ भी कोई भी ग्रह हो सकता है, मैं यहाँ बोलता हूँ शनि, यहाँ लेट से शुक्र ही बोल दिया मैंने। सूर्य 6 डिग्री 22 मिनट का है और शुक्र है मेरा 6 डिग्री 21 मिनट का। अब यहाँ ग्रह युद्ध हो गया। ग्रह युद्ध क्या होता है दो ग्रहों के बीच में? जब दो ग्रह विदिन 1 डिग्री आपके हों और तो उसे वो माना जाता है ग्रह युद्ध, और जिस ग्रह की डिग्री कम होती है वो विजेता होता है। जब विदिन 1 डिग्री के डिफरेंस पर दो ग्रह एक साथ एक भाव में बैठे होते हैं तो वहाँ ग्रह युद्ध होता है। यहाँ सूर्य और शुक्र के बीच में ग्रह युद्ध है। तो और जीतेगा कौन? जिसकी डिग्री कम होगी। लेकिन हम जीतने हारने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर लग्न में दो ग्रहों के बीच में ग्रह युद्ध है तो सातवें भाव को देख रहे होते हैं, जो सीधी दृष्टि होती है, शादी ना होने के योग बनते हैं। 7th हाउस 7th लॉर्ड 6th हाउस में निर्बली या नीच का। 7th लॉर्ड शुक्र मेरा अगर यहाँ आ जाए, निर्बली हो गया या नीच का हो जाए, मैं बोलता हूँ निर्बली हो गया, सब सूर्य के साथ में आ गया, सूर्य ने पीड़ित कर दिया उसको, तो एक तो 6th हाउस किसका होता है? अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 2 कारक क्या है? 7th हाउस से 12th हाउस है। कोई भी ग्रह अपने से जब 6, 8 या 12 भावों में जाता है तो उसका पीड़ित हो जाता है वो, और वो निर्बली हो जाता है। तो यहाँ का लॉर्ड अपने से 12वें भाव में गया, यानी कि हानि हो रही है, उस भाव के स्वामी के कारकत्वों में हानि। अगर वो शुक्र है, मैं बोल रहा हूँ, शुक्र अपने से 12वें भाव में चला गया तो शुक्र कारक है शादी का, उसके कारकत्वों में हानि होगी, इसलिए विवाह न होने का योग होता है। 7th हाउस और 12th हाउस में हो ओके, शनि, ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, सूर्य और शनि है ये, 7th हाउस या 12th हाउस में हो और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा 5th या 9th में हो, जो गुरु से दृष्ट ना हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूर्य और शनि, ये ग्रहों के नाम लिखना ही भूल गया हूँ मैं, लेकिन मैंने भाव लिख दिया। सूर्य और शनि जब 7th हाउस में हो, मैंने बताया सूर्य विच्छेदक, शनि डिले करने वाला, ये 7th हाउस में हो जाए। अगर यहाँ सूर्य और शनि आ जाएंगे, सूर्य विच्छेद कराता है, शनि डिले कराता है। यहाँ आ जाए ये शादी का भाव। 12th में आ जाए ये बैड प्लेजर्स, मैंने बोला शारीरिक आपका जो वैवाहिक जीवन होता है उसका, तो दोनों को इसे विरक्त करा देंगे ये। और चंद्रमा जो है निर्बली चंद्रमा 5th हाउस या 9th हाउस में हो, चंद्रमा 5th हाउस या 9th हाउस में हो, उस पर गुरु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। गुरु जो है बहुत सारे दोषों को दूर कर देते हैं। तो 7th पीड़ित या 12th पीड़ित, चंद्रमा 5th या 9th में आ जाए और गुरु से दृष्ट ना हो, ये भी एक योग होता है। लग्न, सूर्य लग्न या चंद्र लग्न पर शनि की दृष्टि, मतलब शनि से संबंध, एक्चुअली इसको कहना चाहेंगे हम संबंध, ये दृष्टि की जगह मैं संबंध वर्ड यूज करूंगा, किसी भी तरीके से हो सकता है। जब लग्न, मेरा लग्न शनि से कनेक्शन बनाए, प्रभावित हो, 3 तरीके से कनेक्शन होता है, युति, दृष्टि और स्थान परिवर्तन। लग्न जो है शनि से सब प्रभावित हो, मैं सूर्य लग्न उठाता हूँ, यानी कि जिस राशि में सूर्य बैठा है उसे लग्न बनाकर देखूं, वहाँ भी शनि का प्रभाव आ रहा हो, या चंद्र से देखूं, जहाँ जिस राशि में चंद्र बैठा है वहाँ वो लग्न बनाऊं, वहाँ भी शनि का प्रभाव हो, तीनों से शनि का प्रभाव हो, तो आप मान के चलिए कि शादी में दिक्कतें बहुत आएंगी, हो सकता है जब तक की शादी ना हो। चंद्रमा, शुक्र, सूर्य तीनों पीड़ित हों, ये मन का कारक जो वैराग्य की तरफ भेज देता है अगर पीड़ित हो जाए। सूर्य विच्छेदक, शुक्र शादी का कारक, ये तीनों ही पीड़ित हो, ना तो आपका मन करेगा, जो शादी का कारक है वो पीड़ित हो गया तो परेशानियां पैदा करेगा शादी में, और सूर्य तो विच्छेदक है ही। तो ये तीनों अगर पीड़ित हो तो शादी ना होने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। तो दोस्तों, रूल तो हज़ारों दिए हुए हैं, किताबों में भरी पड़ी हैं लिखने में, आप रूल पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आपको बेसिकली कॉमन सेंस लगाना होता है। मेरे भाव, भावेश कारक, कौन कौन से भावों से मेरा संबंध होता है, कैसे पीड़ित हों तो वो समस्या आ सकती है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं 4 चीज़ों पे बात करूंगा। शुक्र पे बात करूंगा, शादी का कारक है। मैं भावों पे बात करूंगा, 7th हाउस, 2nd हाउस और 12th हाउस। मैं बात करूंगा पाप ग्रहों की, क्योंकि पीड़ित करूंगा, उनको पीड़ित करूंगा तभी तो चीज़ें नहीं होंगी, पीड़ित नहीं होंगे तो फिर तो काम हो ही जाएगा ना हमारा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आप बहुत ईजिली एनालिसिस कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो
लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।